हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए SCERT हमारी दुनिया क्लास 6 अध्याय नंबर 6 पृथ्वी और ग्लोब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को एवं वन लीनियर प्रश्नों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है हमारा क्षितिज। क्षितिज क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी स्थान पर खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, इसे ही क्षितिज कहते हैं। हम लोग जैसे खड़े हो गए, मान लीजिए कि अपने छत पर ही खड़े हो जाइए और देखिए कहीं दूर तक देखिए तो ऐसा प्रतीत होगा कि ज़मीन और आसमान आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसा है, जियोड है, गोल है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसके अन्य वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाइए और देख लीजिए। अगला है कि यदि चांद या अन्य ग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देती है क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह गोल है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण हम सभी इसके छोटे से पृष्ठ को देखते हैं। यह प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण हम इनके बड़े पृष्ठ को देखते हैं कि छोटे पृष्ठ को, तो छोटे पृष्ठ को देख पाते हैं। ग्लोब गोल है जो मानव द्वारा बनाया जाता है तथा पृथ्वी का छोटा मॉडल है जिसमें जल तथा थल के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। महादेशों की कुल संख्या 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। अगला हमारा है कि महादेश की कुल संख्या 4 है। महादेश की कुल संख्या 4 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो आपका सबसे बड़ा महादेश एशिया है और सबसे छोटा महादेश आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न हमारा है, महादेशों की औसत गहराई 4 किलोमीटर तक होती है। महादेशों की औसत गहराई 4 किलोमीटर तक होती है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है, हिम महासागर कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ हमेशा जमी रहती है। अगला हमारा है कि अक्षांश। अक्षांश क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी लगभग गोल है, जियोड है। यदि इसे 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, पृथ्वी को 2 हिस्सों में मैंने बांटा, पृथ्वी को 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया तो इसके आधे गोलों को हम लोग बोलेंगे कि ये गोलार्ध है। पृथ्वी का 2 भाग, उत्तरी और दक्षिणी। पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होता है। यहाँ जो 2 बराबर भागों में बांट रही है इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय वृत्त। अगला हमारा है, भूमध्य रेखीय वृत्त को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ा वृत्त होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, ये भूमध्य रेखा हुआ या विषुवत रेखा हुआ तो इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके नीचे वाले यानी दक्षिण वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगला हमारा है कि भूमध्य रेखा तथा किसी भी स्थान के बीच जो कोण बनता है, भूमध्य रेखा और किसी भी स्थान के बीच जो कोण बनता है उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। उस स्थान का जो है अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश कहेंगे। तथा वहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पूरब से पश्चिम, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा अक्षांश रेखा को हमेशा जो किस ओर से किस ओर खींचते हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर। ये रहा आपका पूरब दिशा में, ये होता है पूरब, ये रहता है पश्चिम, ये उत्तर और आपका ये दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा की जाती है उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। यहाँ पे चित्र के माध्यम से कुछ बातें को बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, इक्वेटर है। इसे हम भूमध्य रेखा के नाम जानते हैं। ये 0 डिग्री हमारा है, कैसा है, 0 डिग्री है। और पृथ्वी जो है यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये रहा आपका अक्षांश रेखा यहाँ पे, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं, ये दक्षिण में है और कर्क रेखा आपके उत्तर में है।
अगला हमारा है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है, पृथ्वी के मध्य में है। इसी 0 डिग्री अक्षांश से अन्य अक्षांशों की गणना किया जाता है, यानी कि अन्य अक्षांश की गणना जो है हम 0 डिग्री अक्षांश से ही करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण से 90 डिग्री अक्षांश होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर तथा नीचे जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर हो गया, भूमध्य रेखा के नीचे आने पर ये इसका वृत्त का जो चाप है ये हमेशा छोटा होता है। अगला टॉपिक है कि 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों को क्रमशः उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर एकमात्र बिंदु होता है। यह अक्षांश वृत्त न होकर एकमात्र बिंदु होता है। अक्षांश न क्या होता है, एक बिंदु होता है। अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये रेखाएं पूरब से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। ये जो है आपका पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा होता है जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। पहला विशेषता हुआ। दूसरा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते हैं। अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एकदम छोटा छोटा हो जा रहा है चाप हमारा, और एक बिंदु के रूप में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। जितने भी अक्षांश रेखा है उन सभी की लंबाई जो है समान नहीं होती है। अगला हमारा है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं को समझते हैं कि देशांतर रेखा क्या होता है। किसी भी स्थान से सही स्थिति और समय का पता लगाना है। किसी भी स्थान से सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन अक्षांश रेखाओं का सहारा लिया जाता है, सहारा लेना पड़ता है। अगला है कि पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। पृथ्वी की आकार गोल है, लेकिन वास्तव में आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है तो हम लोग बोलेंगे कि पृथ्वी की आकृति ज्योड है। एक वृत्त में 360 डिग्री होता है। एक वृत्त को मैंने बनाया तो इसके टोटल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो 360। वही बात किया जाए अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा हम लोग कितना खींच सकते हैं कमेंट करके आपको बताना है। इनमें से दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण है। एक जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा और दूसरा हमारा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला हमारा है, यहाँ से समझ सकते हैं देशांतर रेखा को। देखिए ये जो आपका जितने भी ये सब लाइनें खींचा गया है छोटी छोटी, ये सब हमारे क्या हैं, देशांतर रेखा हैं। क्या है, देशांतर रेखा। इसका कुल संख्या कितना है, तो 360 है। तो कुल संख्या कितना है, 360 है। अगला हम समझते हैं इधर देशांतर रेखा की विशेषताएं। देशांतर रेखा की विशेषताएं क्या होती है, ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है, यानी कि एक ओर ऐसे ऐसे है तो इसके साइड भी ऐसे ऐसे होगा, तो ये दोनों मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। जैसे 0 डिग्री और आपका 180 डिग्री पूर्ण वृत्त हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री पूर्ण वृत्त है। इनकी लंबाई समान होती है। इनका संख्या 360 होता है। इनका संख्या कितना होता है, 360 होती है। अगला हमारा है कि विषुवत वृत्त पर,
विषुवत वृत्त पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। विषुवत वृत्त पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पे इसका जो दूरी होगा सबसे अधिक होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कुछ कम हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएंगे कुछ कम हो जाएगा, फिर यहाँ तक जाएंगे कुछ कम होगा, ऐसे जाते जाते हम ध्रुव पर पहुँच जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर और कम हो जाएगा। अगला हमारा है कि ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। 180 देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होता। 180 देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूरब एवं पश्चिम नहीं होता है। अगला है कि पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है। एक रेखा से जो है पश्चिम यदि हम जाते हैं तो एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। यह सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार यह कल्पना किया गया है कि वास्तव में यह रेखा पृथ्वी पर नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं को हम किसी भी स्थान के तापमान का, देशांतर रेखाओं से समय का, एवं ये दोनों रेखाएं मिलती है तो उस स्थान की तिथि का पता करते हैं हम। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अक्षांश रेखाओं से किसका पता किया जाता है, तो अक्षांश रेखा से किसी भी स्थान के हम लोग तापमान का पता कर सकते हैं। इसके अलावा देशांतर रेखा से हम लोग समय का पता कर सकते हैं, और ये जहाँ दोनों मिलेगा उससे हम लोग यानी कि उसके लोकेशन को हम लोग पता कर लेंगे, यानी कि स्थिति को पता कर लेंगे। अगला है कि पृथ्वी के कटिबंध। पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है कि उष्ण कटिबंध। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा रहा पूरा के पूरा पृथ्वी, तो ये रहा इसका विषुवत रेखा, ये रहा इसका आपका कर्क रेखा, ये रहा इसका मकर रेखा। तो इनके बीच में यानी कि इनके बीच वाले हिस्सा में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती है। लगातार पड़ने के कारण यहाँ पे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस कारण इस क्षेत्र का नाम दिया गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस कारण इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है। यहाँ दिन और रात जो है सालों भर देखने को मिलता है, तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है। अगला है कि समशीतोष्ण कटिबंध। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के वाले क्षेत्र में तापमान मध्य रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इस जैसे कि हमारा रहा, मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा रेखा हो गया? मकर रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, और इसके नीचे हमारा क्या है? ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इसके हम ऊपर जा रहे हैं और इसके भी नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला है कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। क्योंकि ये ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है लगातार जो है 6 महीने तक एक ही साइड पड़ती रहती है और एक साइड एकदम अंधेरा रहता है, जिसके कारण वहाँ पे तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाता है। इसे शीत कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होती है। अगला पॉइंट हमारा ख़त्म होता हुआ, तो ये था हमारा पृथ्वी और ग्लोब के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। यदि वीडियो आपको पसंद हुआ है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।